तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दूधिया मशरूम एक लाभकारी व्यवसाय। फ्रेंच बीन का प्रबंधन एक किसान का अनुभव। कैसे तैयार करें नींबू और अमरूद के नए पौधे। दलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे बहुत से किसान फ्रेंच बीन की खेती करते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में रहने वाले एक किसान संदीप कुमार ने आजकल अपने खेतों में फ्रेंच बीन की फसल लगा रखी है और अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने अपनी फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, आज फिर से हम एक और प्रगतिशील किसान के साथ इस समय मौजूद हैं उनके खेतों में। आइए सबसे पहले नाम जानते हैं। और सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं सोलन जिला का स्थायी निवासी हूँ जी, और मैं यहाँ पे कृषि का कार्य करता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया, कृषि का कार्य करते हैं। आपने इस समय अपने खेतों में कौन सी फसल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाई है? मैंने आजकल बीन की फसल उगाई है जो अच्छे तरीके से उगी हुई है हमारे खेतों में। जैसे कि अगर हम बात करें, बीन की फसल आपने लगाई है, तो इस फसल को लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपने बरती है, कौन कौन से तकनीक आपने अपनाई है, कौन कौन से उपाय आपने किए हैं जिससे कि आपको लगता है कि आपकी खेती बहुत ही बेहतर हुई है? जी, बीन को लगाने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से हल लगाना पड़ता है। उसमें अच्छी तरह से उसका खेत की मिट्टी पोली होनी चाहिए। उसके बाद उसमें फिर लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट के आसपास होनी चाहिए और पौधे की दूरी आधा फीट के आसपास होनी चाहिए। तो अगर खेतों में खरपतवार अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? खरपतवार निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं जी। हाथों के द्वारा ज़्यादा निकलते हैं ताकि खरपतवारों को जो नाशक दवाइयाँ चली हो उनका प्रयोग कम करके, ताकि उससे जमीन को और पौधों को जो नुकसान ना हो, इसलिए उनका प्रयोग कम करते हैं जी हम। और अगर हम बात करें इसमें, अगर कोई अपने कीट लग जाते हैं, कोई पतंगे लग जाते हैं, तो उनके निदान के लिए आप क्या राय देते हैं कि कौन सी तकनीकें आपको अपनानी चाहिए? कीट पतंगों के लिए स्प्रे करनी पड़ती है जी इसमें। स्प्रे की अगर हम बात करें तो विभिन्न तरह के स्प्रे इस समय मार्केट में मौजूद है, तो कौन सी ऐसी स्प्रे को आप मानते हैं कि जिससे कि हमारे जो है फसल पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है? इसमें हम पोर्ट्रीन का प्रयोग करते हैं कीटनाशक के लिए जी, और जो फफूंदी नाशक है उसके लिए हम डायथेन और बिबिस्टिन का प्रयोग करते हैं। प्रमुख कीट तने की मक्खी। यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़िया पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन: क्यूनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग: श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन: बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग-रोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस: इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।
प्रबंधन सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। अभी जैसा कि आप ने एक बीघा खेत में आपने ये लगाई है, तो 1 बीघा खेत में इस फसल को लगाने के लिए आपको कितनी लागत आपको व्यय करनी पड़ी है और कितनी लागत के बाद आपने अभी तक जो है मुनाफा कमाया है? इसमें जी लागत का हमारा हिसाब किताब देखा जाए तो अपना दिहाड़ी लगा के और जो सीड वगैरह खरीदे, जो दवाइयाँ खरीदी है हमने, उसमें लगभग 7-8 हज़ार के आसपास खर्चा आ चुका है और इसमें मुनाफा लगभग 40-50 हज़ार के आसपास हो जाएगा। इसकी तुड़ाई जब देखो इसकी फली पूरी तैयार हो जाए वही फली तोड़ें किसान भाई, जो फली तैयार ना हो उसको ना तोड़े, ताकि जो है वो मार्केट में कच्चा माल ना जाए, सही माल आगे जाए, तो उससे जो खाने वाले उनको भी मुनाफिर होगा और जो अपना है उसका भी सही रेट और दाम प्राप्त होगा। और कुल मिला के अगर हम आपसे बात करें तो आपने 5 से 10 हज़ार रुपये की लागत से इस जो खेत है 1 बीघा खेत है उसमें आपने 50 हज़ार रुपये का मुनाफा जो है कमाना शुरू कर दिया है। सर, अगर किसानों के बारे में बात करें और भाइयों के बारे में जो इस खेती को नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो क्या चाहते हैं आप कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा हिमाचल वासियों से खास करके यही रहेगा प्रार्थना कि जितने भी हिमाचल के किसान हैं वो कृपया करके इसको लगाएं और इससे मुनाफा कमाएं। तो ये थे हमारे साथ किसान संदीप कुमार, सोलन जिला के किसान, बहुत ही प्रगतिशील किसान जो अक्सर फ्रांसबीन की खेती में अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। और इनसे आज हमने जाना कि कौन कौन सी इन्होंने तकनीक अपनाई है, कौन कौन से उपाय किए हैं जिससे ये आज इतना मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे जो किसान भाई कम खर्च में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं उनके लिए मशरूम की खेती एक लाभकारी व्यवसाय है। मशरूम की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, तो आप इस व्यवसाय की कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम से। मशरूम की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें किसी विशेष सावधानी या एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है। इसे घर की महिलाएं और बच्चे भी आसानी से घर में बैठे बैठे उगा सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत ज़्यादा अधिक पूंजी की। वर्ष भर हम लोग 3 प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं। जाड़ों के महीने में हम लोग बटन मशरूम उगाते हैं, जिसके लिए तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इसके बाद जब तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है 20 से 25 डिग्री, तो हम ढिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस समय का तापमान दूधिया मशरूम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस मशरूम की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान चाहिए होता है। तो आज मैं आप किसान भाइयों को दूधिया मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। दूधिया मशरूम की खेती गेहूं के भूसे या धान के पुआल में आसानी से की जा सकती है। इसके लिए हम गेहूं का भूसा या धान का पुआल 25 से 30 केजी 100 लीटर पानी में भिगोते हैं, जिसमें हम 8 से 10 ग्राम बेविस्टीन और 100 से 125 ml फॉर्मेलिन डालते हैं। रात भर इस भूसे को 16 से 18 घंटे भिगो के रखते हैं और इस भूसे को पॉलीथीन से ढक देते हैं, ताकि इससे जो गैसेस बनेंगी वो बाहर ना निकल पाएं। अगले दिन हम इस भूसे को बाहर निकाल के पक्की फर्श में फैला देते हैं। अधिक मात्रा का पानी अपने आप निथर जाता है और इसका नमी हम 60% तक बरकरार रखते हैं। इसमें हम 4% के रेट से दूधिया मशरूम के बीज को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इस भूसे को हम पॉलीथीन बैग्स में भर देते हैं। 10 केजी या 5 केजी की पॉलीथीन बैग्स में इनको भरने के बाद हम इनको ढक देते हैं। पन्नियों को ढकने के बाद इन्हें हम बंद कमरों में रख देते हैं। रखने के पश्चात 15 से 20 दिन में मशरूम का फफूंद पूरे बैग में फैल जाता है और बैग हमें बाहर से सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम पन्नियों को खोल देते हैं व उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच मोटी आवरण मृदा की एक लेयर बिछा देते हैं। आवरण मृदा के लिए हम लोग 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद व खेत की मिट्टी को आपस में बराबर अनुपात में मिक्स करके बनाते हैं। इसको हम 4% फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद 48 घंटे तक का पॉलीथीन से ढक के रखते हैं। ढक के रखने के बाद अगले दिन हम इसे हटा देते हैं पॉलीथीन इसके ऊपर से, और एक दिन इसे बिना पॉलीथीन के ऐसे ही बाहर रखते हैं। उसके बाद हम इस आवरण मृदा को पॉलीथीन बैग्स में, जिनमें कि मशरूम का फफूंद पूरे बैग में फैला हुआ है, उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच मोटी परत बिछा देते हैं। आवरण मृदा की नमी
75% व इसका pH 7 होना चाहिए। इसके बिछाने के बाद हम सुबह शाम रोजाना इसमें हल्के हाथों से पानी का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के पश्चात 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें छोटे छोटे मशरूम के पिनहेड निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि 3 से 4 दिन में तोड़ने लायक हो जाते हैं। इस प्रकार हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। यदि हम इस मशरूम की खेती करते हैं तो इसके लिए अगर हम 100 किलो सूखे भूसे का उपयोग करते हैं तो इससे लगभग हमें 50 किलो मशरूम प्राप्त होता है। इनके अनुसार 100 किलोग्राम भूसे से तैयार कंपोस्ट से 50 किलोग्राम मशरूम प्राप्त होता है, जो कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम की औसत बाजार भाव से रुपए 3000 का बिकता है, जबकि पूरी अवधि में इसको तैयार करने की उत्पादन लागत लगभग 1250 रुपए आती है। इस प्रकार शुद्ध लाभ के रूप में 1650 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण कृषि सेवा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस हफ्ते के लिए किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि मक्का व सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध करें। जिन खेतों में मक्का की बुआई जून में की गई है उनमें 65 से 85 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। मक्का में तना सड़न की रोकथाम के लिए 16.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से रोगग्रस्त पौधों के पास मिट्टी में मिलाएं। धान की रोपाई के बाद अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पानी इकट्ठा करें। धान में झुलसा रोग आने की संभावना है। उपचार हेतु बावस्टीन 1.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। चरी बाजरा के खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। गेहूं के दानों को भंडारण में नुकसान से बचाने हेतु सल्फास का पोच गीले कपड़े में डालकर डर्म के बीच डालें और डर्म को हवारोधक बनाएं। ट्यूबर मौत ग्रसित आलुओं का भंडारण न करें। भंडारण से पहले भंडारणों में मैलाथियन 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़के। मूंग तथा मांस फसलों के लिए खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। तिल एवं मांस में बालों वाली सुंडियां बहुत हानि पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें या साइपरमेथ्रिन 25 EC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव कीट की छोटी अवस्था में करें। छिड़काव करते समय स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों पीजी अदरक हल्दी अरबी जो 40 से 50 दिन की हो गई है में यूरिया की मात्रा डालें। प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूल गोभी की पनीरी दें। बंद गोभी की तैयार पौध को खेतों में 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में फूल गोभी की अगेती तैयार होने वाली प्रजातियों की पनीरी व रोपाई की सलाह दी जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जी में चूर्ण धब्बा रोग, लाल पंपकिन बीटल व फल मक्खी रोकथाम के लिए सेविन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तथा फल मक्खी के लिए मेलाथियन 10 मिलीलीटर तथा गुड़ के मिश्रण को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा खेतों में 25 फल मक्खी यौन गंध ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। फूल आने पर टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च,
लाल मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम यूरिया खेतों में डालें। बैगन की फसल में तना व फल छेदक कीट तथा टमाटर व भिंडी में फल छेदक सुंडी के नियंत्रण के लिए कार्बरिल 375 मिलीलीटर को 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। भिंडी में धरीदार भृंग, लाल, पीली व काली धारियों वाला कीट जो फफूल खाता है तथा बैगन व करेले में हड्डा भृंग के नियंत्रण के लिए कार्बरिल 1.5 किलोग्राम प्रति 700 लीटर पानी हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मटर, मूली, शलजम, गाजर, पालक आदि में खरपतवार नियंत्रण करें। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों में लगी हुई सब्जियों में निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। पॉली हाउस खेती में सफल खेती के लिए निचले व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार दिन के समय 50 छायादार जालों का प्रयोग करें ताकि तापमान नियंत्रण किया जा सके। हवा निकासी सुनिश्चित करें। पॉली हाउस में तंबाकू सुंडी का प्रयोग होने की संभावना है। अपने पॉली हाउस का उचित रखरखाव रखें ताकि पतंगे अंदर न आ सकें। अगर बारिश हो तो पॉली हाउस के वेंटिलेटर को बंद कर दें और धूप आने पर खोल दें। इससे पॉली हाउस की फसल में बीमारी कम लगेगी। टमाटर की बिजाई व शिमला मिर्च पौध का प्रत्यारोपण करने का उचित समय है। पशुओं की जगह को सूखा रखें। जुओं और चीचड़ों के बचाव हेतु उपचार करें। गलघोटू व लंगड़ा बुखार का टीका भी बरसात से पहले ही लगवा लें। पशुओं के बाह्य परजीवी की रोकथाम हेतु ब्यूटाक्स 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर उसका सावधानी पूर्वक पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं को घाव हो जाए तो 2-4% फिनाइल के घोल से धोकर साफ कर लें। गाभिन गाय या भैंसों को संतुलित आहार व मिनरल मिश्रण 25 से 30 किलोग्राम नियमित रूप से देते रहें। आजकल हरा चारा उपलब्ध है। हरे चारे के साथ 1/3 भाग सूखा मिलाकर खिलाएं, नहीं तो पशुओं को अफरा हो जाता है। मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए मुर्गी घरों में नमी मत होने दें। वर्षा की बौछारों से बचाव के लिए पर्दों के तौर पर पुरानी बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा की अवश्य सलाह लें। एहतियात के लिए 40% फार्मलिन 1 लीटर 9 लीटर पानी में घोलकर पानी का स्प्रे करें। फल उत्पादन आम, लीची, लोकाट, अमरूद व नींबू के पौधे लगाने का समय आ रहा है। भारी वर्षा के कारण आहार की कमी होने पर मधुमक्खी को आहार दें। कमजोर मौन ग्रहों में मधुमक्खी को बनावटी खुराक 50% चीनी व 50% पानी का घोल देते रहें। सफेद खुम्बी की फसल में कमरे का तापमान 17 से 18% तक बनाए रखें और पानी भी छिड़के। एक बाल्टी में 150 ग्राम ब्लीचिंग चूर्ण डालें। पानी छिड़काने के बाद हवा चलाएं ताकि खुम्ब के ऊपर पानी न रहे। जब खुम्ब निकलना शुरू हो तो कमरे का तापमान 18 से 22 रखें। कार्नेशन में कली का नोचन समय समय पर करते रहें। माइट से कार्नेशन में काफी प्रकोप हो सकता है, अतः 15 दिन के अंतराल पर पायरोमाइट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। गेंदे में ब्लाइट की संभावना है। उपचार हेतु बावस्टीन 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फूलों में ब्लू बीटल का प्रकोप है। उपचार हेतु साइपरमेथ्रिन 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। हमारे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहुत से किसान भाई नींबू और अमरूद के बगीचे हैं और जो किसान नींबू या अमरूद के नए बाग लगाना चाहते हैं तो उन्हें नए पौधे तैयार करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जानते हैं फलोद्यान के वैज्ञानिक डॉक्टर राघवेंद्र पोरवाल से। पौधे आमतौर पर बीज द्वारा और कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलकानी जैसे अपन कहते हैं या चश्मा चढ़ाना आम भाषा में कहते हैं, उस द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा पौधे जो तैयार होते हैं वो बीज से तैयार करते हैं और उसमें जो फल के पौधे तैयार होंगे वो अपने काफ़ी समय के पश्चात फल उत्पादन देते हैं। लेकिन अगर अपन बडिंग, कलम द्वारा, कलकायन द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो लगभग 3 से 4 साल में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपन गूटी बांधने के बारे में चर्चा करेंगे। इसे वायवीय दाब कलम गूटी कहते हैं। इसके लिए जो फल पौधे जिनमें की जाती है वह है नींबू, चीकू, जैसे आप देख रहे हैं इधर अमरूद में आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसका जो गूटी बांधने का समय है वह उचित समय है जुलाई का, जब वर्षा प्रारंभ होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बरसात गूटी बांधने के 2-3 दिन तक नहीं आनी चाहिए।
सबसे पहले जो इसमें तैयारी अपन करेंगे वह आवश्यकता पड़ती है उसकी चीज़ की, वह है मॉस घास। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी, इसे आप ले लें और इसको रात भर भिगोना है। ये अपने वजन से लगभग मतलब दुगना पानी मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है। इससे क्या होगा कि जब अपन गूटी बांधेंगे तो उसमें लंबे समय तक नमी रहेगी और जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब जिस पौधे पर अपने को गूटी बांधनी है उसमें शाखा को आप देखें और पेंसिल के आकार की मोटाई वाली शाखा को आप चुनें। फिर लगभग आधा फीट की दूरी पर 1-1 इंच के चीरा लगाना है और 1 इंच का चीरा लगाने के बाद उसकी जो छाल है केवल हटानी है, लकड़ी की जो हिस्सा है वो करना नहीं चाहिए। अब मॉस घास में अगर जड़ का आपको जल्दी उत्पादन करना है तो उसके अंदर आप रूटेस सेरेडेक्स पाउडर आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें मॉस में आप पानी के साथ मिला दें, तो उससे क्या होगा कि जड़ का बढ़वार अच्छी होगी। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मॉस घास को आपको जो 1 इंच का चीरा काटा है उसके चारों तरफ लपेट कर फिर जो प्लास्टिक की सीट है, प्लास्टिक का पूरा गट्टा आता है, उस थैली की टेप को आपको पूरे उस पर हिस्से पे लपेट देना है और उसके बाद दोनों तरफ से आपको धागे से कस के बांध देना है, जिससे क्या है कि ये जो नमी है वह उड़कर ना जा पाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, अगर आपको लगता है कि नमी कम हो गई है तो जो डॉक्टर की सुई आती है, इंजेक्शन की सुई आती है, उसमें पानी से सिरिंज भर के और सुई से आप अपने को पानी को उसको अपन दे सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने बाद इसमें जड़ दिखने लग जाएगी और जब आपको लगे कि अब जड़ काफ़ी मात्रा में दिख रही है तब इसको आपको नीचे से काट के और उसको ज़मीन में या थैली में लगा देना है। जब इसके अंदर फुटान हो जाए और पौधा लगे कि आपको सही उत्पादन इसका बढ़वार होने लगी है, तब आप इसको पौधे को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बूटी का जब अपन लगा रहे हैं तो उस थैली को ज़रूर हटाना है। थैली में हटाने के बाद जो आपने प्लास्टिक की थैली बांधी है उस थैली को हटाकर ही लगाना है। और इससे पहले अगर आप इसको बेबिस्टीन से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति बेबिस्टीन की मात्रा को घोल के उससे उपचारित कर देंगे तो उसमें फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से विभिन्न पौधे तैयार कर सकते हैं। चीकू है, नींबू है, आपके ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे होते हैं, अबर प्लांट है और भी कई पौधे जिसमें आप सोच सकते हैं फाइकस के हैं पौधे, बरगद वगैरह के हैं, तो इससे आप सजावटी पौधे भी तैयार कर सकते हैं, फलदार पौधे भी गूटी द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये फल उत्पादन में जल्दी से आ जाते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद ग्रोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो
28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाजार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम 9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। गिरोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18% और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार पर कोई बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं, लेकिन दाना डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फीडर है उसको हम पूरा नहीं भरते, 1/3 भाग उसको भरते हैं क्योंकि जब होता क्या है जो मुर्गियां हैं इसको दाने को जो खाती हैं तो उससे दाना ज़्यादा गिराती खाती कम है गिराती ज़्यादा हैं जिससे कि दाने की बर्बादी रहती है। साथ ही साथ पानी वाली जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, पानी मुर्गियों को हर समय स्वच्छ जल देना चाहिए और साफ देना चाहिए। इस प्रकार ये आहार संबंधी जो भी छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान रखेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।